हाय एवरीवन, स्टडी एक्यू पीसीएस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग मध्य प्रदेश के दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स के सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे। ऑलरेडी हम इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, दिस विल बी द लास्ट पार्ट, जिसमें हम दिसंबर की मध्य प्रदेश स्पेसिफिक न्यूज़ डिस्कस करेंगे और इसको हम एमसीक्यू के पैटर्न में करेंगे। मेरा नाम है रवनीत कौर। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे रवनीत कौर ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे रवनीत कौर ऑफिशियल्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। शुरू करते हैं लेक्चर को और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है स्काई डाइविंग फेस्टिवल के बारे में। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि स्काई डाइविंग फेस्टिवल का सेकंड एडिशन जो था वो टूरिज्म और कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था मध्य प्रदेश में। ये आपका सेकंड एडिशन जो है इसको जनवरी 5 को सेलिब्रेट किया गया। एक्चुअल में ये किया जाना था, क्योंकि हम दिसंबर की न्यूज कर रहे हैं, जनवरी 5 को ये किया जाना था और ये होने वाला है दताना एयर स्ट्रिप पे। आपको पर्टिकुलरली बताना है कि सेकेंड एडिशन स्काई डाइविंग फेस्टिवल का मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आयोजित होगा। अगर आपको पता है कि दताना एयर स्ट्रिप कहाँ है तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं इंदौर, भोपाल, उज्जैन या फिर जबलपुर। इसका आंसर होगा आपका उज्जैन। उज्जैन में ये आपका दताना एयर स्ट्रिप पे सेकेंड एडिशन स्काई डाइविंग फेस्टिवल का कंडक्ट हुआ। मध्य प्रदेश में स्काई डाइविंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के टूरिज्म बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करना, क्योंकि स्काई डाइविंग इज अ पार्ट ऑफ एडवेंचर टूरिज्म। सो गेस्ट जो है वो यहाँ पे प्रवासी भारतीय सम्मेलन से पार्टिसिपेट किए थे। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट या मीट कह लीजिए और G20 कॉन्फ्रेंस के जो कुछ गेस्ट हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया या उनके लिए भी मौका था एडवेंचर एक्टिविटी में हिस्सा लेने का। इसको ऑपरेट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा और यूएसपीए सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन स्काई हाई इंडिया के द्वारा। इस टाइम पे एडवेंचर लवर्स जो है उनको स्काई डाइविंग को एंजॉय करने का मौका मिला और काफी हाई स्टैंडर्ड्स के साथ उज्जैन में ये स्काई डाइविंग करवाई जाती है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेन पर्सोनल्स भी होते हैं और महाकाल जो है वो आपको काफी ज्यादा हाइट से इस स्काई डाइविंग में नजर आता है, यानी कि 10,000 फीट की ऊंचाई पे जब आप स्काई डाइविंग में होते हैं तो आप महाकाल की सिटी का पूरा जो ब्यौरा है या कह सकते हैं व्यू है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विक्रम महोत्सव। विक्रम महोत्सव जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जाएगा मध्य प्रदेश के। ऑप्शंस हैं रेवा, उज्जैन, इंदौर या फिर ग्वालियर। इसका करेक्ट आंसर होगा विक्रम महोत्सव आपका उज्जैन में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह जी को चौहान जी का कहना है कि फर्स्ट डे जो होगा विक्रम महोत्सव का उस टाइम पे बहुत सारी लाइटिंग लैंप्स लगाई जाएंगी और बहुत बड़े पैमाने पे इसको आयोजित किया जाएगा। इस तरीके से इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो पाए। विक्रम महोत्सव के मौके पे विक्रम पंचगाम और विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक जो है उसको भी लॉन्च किया जाएगा, यानी कि उसके लॉन्च के भी प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर के बारे में। इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर जो है इसको लाल परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। सो बेसिकली आपको बताना है कि ये लाल परेड ग्राउंड में किस जगह पे आयोजित होगा मध्य प्रदेश के। ऑप्शंस हैं ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर या भोपाल। देखिए लाल परेड ग्राउंड कहाँ है, अगर पता है तो इसका आंसर आप बता पाएंगे, भोपाल में है ये। सो इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर जो है मध्य प्रदेश का वो भोपाल में आयोजित किया गया। फॉरेस्ट मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के डॉक्टर कुंवर विजय शाह। इन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर के मौके पे और इसके अलावा एक एग्जीबिशन भी कंडक्ट की गई थी इसी पार्क में और यहाँ पे MPMFP पार्क भोपाल को फर्स्ट प्राइज मिला है। सेकंड प्राइज सोशल फॉरेस्ट्री को मिला है। थर्ड प्राइज मिला है मध्य प्रदेश फिशरीज फेडरेशन को। तो ये प्राइज ध्यान रखेंगे। फॉरेस्ट मिनिस्टर जो है इन्होंने फर्स्ट प्राइज ईस्ट चिंदवारा वंधन केंद्र को दिया, सेकंड दिया है ईस्ट मांडला वंधन केंद्र को, थर्ड प्राइज दिया गया है नॉर्थ सियोनी वंधन केंद्र को और कॉन्सोलेशन प्राइज भी मिला है दक्षिण पन्ना वंधन केंद्र को और उमारिया वंधन केंद्र को। फिर सीहोर डिस्ट्रिक्ट यूनियन जो है इसको फर्स्ट प्राइज मिला है। अब्दुल्लागंज यूनियन को सेकंड मिला है अगर हम यूनियन की कैटेगरी की बात करते हैं। पश्चिम बैतूल डिस्ट्रिक्ट यूनियन को थर्ड प्राइज मिला है। छतरपुर यूनियन और गुना यूनियन को मिला है कॉन्सोलेशन प्राइज। स्पेशल ऑनर मिला है नंदा कमेटी को जो कि वेस्ट बैतूल की है। कम्युनिटी एफर्ट के लिए इनको ये प्राइज मिला है क्योंकि इन्होंने हनी कलेक्शन में एक साथ जुट होके बहुत अच्छा एफर्ट पुट किया था। वंदन विकास केंद्र जो है इनको नर्मदापुरम फॉरेस्ट डिवीजन में सेटअप किया गया था जो कि बहुत सक्सेसफुल मैनर में महुआ का एक्सपोर्ट कर रहे थे यूके में। सो इनको भी स्पेशल ऑनर किया गया। स्पेशल कम्युनिटी वेंचर वन भोज रसोई जो है इसको भी स्पेशल ऑनर किया गया है क्योंकि चिंदवारा में ये बहुत बड़े पैमाने पे जो भोज की रसोई है एक्चुअल में फॉरेस्ट प्रोडक्ट से जो खाना बनता है उसको प्रमोट कर रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश ट्रांसको स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के बारे में। मध्य प्रदेश ट्रांसको स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर को एक्सीलेंस अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश में। आपको बताना है ये एमपी ट्रांसको स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर लोकेटेड कहाँ पे है जिसने ये एक्सीलेंस अवार्ड हासिल किया। ऑप्शंस हैं सीहोर में, रायसेन में, जबलपुर में या भोपाल में। आंसर होगा जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आपकी मध्य प्रदेश ट्रांसको स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर लोकेटेड है। इसको मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी आप कह सकते हैं। ये जबलपुर में है। कहा जाता है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनी हुई है। इनोवेशन यहाँ पे बहुत सारा है और यहाँ पे फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी मॉडल जो है हमारे कंट्री का वो डेवलप किया जा रहा है। सो इसलिए इसको एक्सीलेंस अवार्ड मिला बिकॉज इन एवरी टर्म दे आर डूइंग द बेटर। और 43 लोड डिस्पैच सेंटर है कंट्री के जिन्होंने इस अवार्ड में पार्टिसिपेट किया था। एक्चुअल में ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है जिसमें एक्सीलेंट लोड डिस्पैच सेंटर को सिलेक्ट किया जाता है। तो इसमें 43 लोड डिस्पैच सेंटर पार्टिसिपेंट थे जिसमें मध्य प्रदेश का डिस्पैच लोड सेंटर जीता है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के द्वारा एक हाईली प्रेस्टिजियस अवार्ड जीता गया है पावर सेक्टर में और इसके ग्रिड पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं, यानी कि ये ग्रिड पैटर्न पे अच्छा ध्यान देते हैं। और ये अवार्ड सिलेक्शन जो था ये 3 फेजेस से हुआ था। इन तीनों फेजेस में एमपी की इस स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ने अच्छा परफॉर्म किया। फर्स्ट फेज में होता है सिलेक्शन प्रोसेस। महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश ये तीनों फर्स्ट फेज में सिलेक्ट किए गए थे। 40 पॉइंट का मतलब आप बोल सकते हैं क्राइटेरिया था जिसमें इनको मार्क्स मिले। सेकंड फेज होता है प्रेजेंटेशन और ओरल इंटरव्यू के ऊपर जिसमें 4 मेंबर की जूरी डिसाइड करती है। फिर उसके हिसाब से 3 स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर जो हैं उनको टेस्ट करके सेकंड फेज से निकाला जाता है। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर मध्य प्रदेश का जो है इसको थर्ड फेज के बाद फाइनली सिलेक्ट किया गया, यानी कि तीनों फेज में सिलेक्ट हो गया ये और महाराष्ट्र और तेलंगाना को इसने पीछे कर दिया। और यहाँ पे जो जूरी होती है, जो डिसीजन लेती है, उसमें आईआईटी के प्रोफेसर होते हैं, वर्ल्ड क्लास के रिटायर्ड एक्सपर्ट होते हैं पॉस्को के, और इसके अलावा यहाँ पे रिनॉन्ड एक्सपर्ट होते हैं टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 25th नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के बारे में ये क्वेश्चन है। आपको बताना है 25वें नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप को किस स्टेट ने जीता है। ऑप्शंस हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा हरियाणा के द्वारा ये 25th नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीता गया है। सो आपको ध्यान रखना है कि तलैया फील्ड ग्राउंड में पन्ना डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश की चैंपियनशिप कंडक्ट करवाई गई थी। इसमें गुजरात जो है उसने मेंस कैटेगरी में जीता, वेस्ट बंगाल जो है उसने विमेंस कैटेगरी में जीता। 25th नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो है इसका फाइनल मैच हुआ था गुजरात और हरियाणा के बीच में मेंस कैटेगरी में, जिसपे गुजरात जीत गया। और अगर हम बात करें रनर अप की तो हरियाणा रनर अप रहा है। कर्नाटका की टीम थर्ड थी, उत्तर प्रदेश की टीम फोर्थ थी। ठीक है। विमेन सिलेक्शन में बात करें तो फाइनल मैच हुआ था वेस्ट बंगाल और राजस्थान में। तो दोनों ही केस में मैन और विमेन में मध्य प्रदेश की टीम फाइनल में नहीं पहुंची और इसमें वेस्ट बंगाल विनर रहा, राजस्थान रनर अप रहा, गुजरात थर्ड था, तमिलनाडु आपका फोर्थ था। विनिंग टीम जो है इसको कैश प्राइज दिया गया 51,000 से लेके 3,000 रुपए तक का ईच। रनर अप टीम को कैश प्राइज मिले हैं 31,000 के, इसमें हर एक को 2,000 रुपया मिला है। थर्ड प्राइज वाले को 21,000 रुपया दिया गया है और फोर्थ प्राइज वाले को दिया गया है 11,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटी कंट्रोल सेल के बारे में। मध्य प्रदेश के एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने क्वालिटी कंट्रोल सेल को कॉन्स्टिट्यूट करने का डिसीजन लिया है। तो कौन सा डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश का जो क्वालिटी कंट्रोल सेंटर को जल्द ही आयोजित करेगा या फिर फॉर्म करेगा। ऑप्शंस हैं होम डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पब्लिक की वेलबींग के लिए काम करता है। इसमें सिटीजन सर्विसेज पे फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल सेल जो है इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत बनाया जाएगा। आप ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश पब्लिक वर्क मिनिस्टर हैं गोपाल भार्गव, इनके द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्वालिटी कंट्रोल सेल का, इसका अनाउंसमेंट किया गया। आपको ध्यान ये भी रखना है कि क्वालिटी कंट्रोल सेल को हेड कौन करेंगे, सेक्रेटरी जो है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के वो इसको हेड करेंगे। और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट रोड्स की कंस्ट्रक्शन भी करता है और पब्लिक सर्विसेज के ऊपर भी काम करता है, इंफ्रा के ऊपर। तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क को मॉनिटर करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल सेल बनाया जाएगा। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सुखवीर सिंह। सो बेसिकली यही चेयर करेंगे एक तरीके से सेल को। इन्होंने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल सेल बेसिकली डिफरेंट टाइम फ्रेम में बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जो होते हैं उनके कंप्लीशन को मॉनिटर करेगा। टेक्निकल सर्कुलर भी इशू किया जाएगा टाइम टू टाइम ताकि टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा जा सके इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग द इंफ्रा व्हिच इज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर है हमारे यशोधरा राजे सिंधिया। इनके द्वारा 6th एलीट वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है उसको इनॉग्रेट किया गया।
तो आम सी बात है, अगर मध्य प्रदेश में ये 6th एलीट वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कंडक्ट हो रही है, मतलब मध्य प्रदेश के अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर इसे इनॉग्रेट कर रहे हैं, तो ये एमपी में ही कंडक्ट हो रही है। सो ये 2022 की चैंपियनशिप है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की किस जगह पे ये चैंपियनशिप कंडक्ट हुई। ऑप्शंस हैं सीहोर, रेवा, उज्जैन या फिर भोपाल। आंसर होगा भोपाल में ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप साल 2022 की कंडक्ट करवाई गई है। 6th चैंपियनशिप थी, ये ध्यान रखेंगे। इसमें 310 विमेन बॉक्सर जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मार्शल आर्ट बिल्डिंग जो है टीटी नगर स्टेडियम भोपाल की, वहां पे आयोजित की गई है। इसमें एशियन बॉक्सिंग गोल्ड मेडलिस्ट जो है लोवलीना बोरगोहेन, जो कि असम से बिलोंग करती हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट निखत जरीन ने पार्टिसिपेट किया। अर्जुन अवार्डी निया लैदर और सिमरनजीत कौर भी इसमें पार्टिसिपेंट रही हैं। सो ऑल अक्रॉस द स्टेट्स जो हैं डिफरेंट बॉक्सर्स उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें 12 बॉक्सर्स जो है मध्य प्रदेश स्टेट बॉक्सिंग अकेडमी की, उनको भी मौका मिला है अपनी पावर को शोकेस करने का इन द वेट कैटेगरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि पहला राज्य है हमारे कंट्री का जिसने प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को कंप्यूटराइज किया है। इसके वर्क को कंप्यूटराइज किया है कौन से पहले राज्य ने हमारे कंट्री में। ऑप्शंस हैं केरला, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश के द्वारा ये कंप्यूटराइज किया गया है। प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के नाम से ही क्लियर है कि ये कोऑपरेटिव बैंक का टाइप है। आप लोगों ने बैंकिंग के बारे में पढ़ा होगा स्टैटिक पोर्शन ऑफ इकोनॉमी में। तो बैंक दो तरीके के होते हैं, एक होता है कमर्शियल, एक होता है कोऑपरेटिव। ठीक है, अब कमर्शियल बैंक वर्क करता है प्रॉफिट बेसिस पे, कोऑपरेटिव बैंक वर्क करता है आपके सोसाइटियल वेलफेयर पे और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन पे। कमर्शियल बैंक जो है इसमें आपके शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड दोनों हो सकते हैं, कोऑपरेटिव में भी शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड दोनों हो सकते हैं। शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होता है जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर रजिस्टर्ड है इसके अंतर्गत तो शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव होगा, नहीं है तो नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव होगा। ठीक है, एक चीज आप और ध्यान रखेंगे कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी पर्टिकुलरली फोकस करता है रूरल एरिया पे, और खास करके एग्रीकल्चर सेक्शन में, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ही एग्रीकल्चर ज्यादा होता है। एग्रीकल्चर के फॉर्मेट में ये ज्यादा लोन प्रोवाइड करता है और लोगों की ज्यादा मदद करता है। तो दिस बैंक इज पर्टिकुलरली फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर और फॉर द ग्रोथ ऑफ रूरल पीपल। ठीक है, नाबार्ड आपने सुनी होगी एजेंसी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड एक तरीके से प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का जो फंक्शन है उसको मॉनिटर करती है। नाबार्ड एजेंसी है जो इसकी मॉनिटरिंग का काम करती है। इसके अलावा आरबीआई के पास भी इसकी मॉनिटरिंग का प्रावधान जो है वो है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नाबार्ड के बारे में बात की जाए तो 1985 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानून के तहत बनाई गई है। नाबार्ड का फोकस है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना, एडवांसमेंट उसमें लेके आना। और नाबार्ड जो है ये बी शिवारमन कमेटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश की गई थी। एक चीज आप और ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे कि जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होती हैं वो वेलबींग पे ही फोकस करती हैं, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है फॉर्मेशन का। एक स्पॉन्सर बैंक होता है जो इसमें कंट्रीब्यूट करता है, और कुछ स्टेट के जो बैंक्स हैं या एजेंसीज हैं वो भी कभी कभी कंट्रीब्यूट करते हैं। पर ये हर बार नहीं होता कि वो करेंगे ही, ये कभी कभी चांस होता है। आपने रीजनल रूरल बैंक के बारे में भी सुना होगा। रीजनल रूरल बैंक के केस में हर बार यही होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, एक स्पॉन्सर बैंक होता है और एक स्टेट जो है उसके बैंक्स होते हैं, स्टेट होती है गवर्नमेंट, वो तीनों कंट्रीब्यूट करके रीजनल रूरल बैंक को क्रिएट करते हैं। हालांकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में कुछ जगह पे ऐसा होता है, कुछ जगह पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि काफी जगह पे चांसेस होते हैं कि डिफरेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो आपस में मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंक बना लेते हैं, उसके बाद उससे रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं उसकी, और फिर नाबार्ड उसको मॉनिटर करता है। यहाँ लिखा हुआ है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। ये एक विलेज लेवल इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन फोकस होता है रूरल रेजिडेंट के साथ डायरेक्टली मिलकर काम करना। ये एग्रीकल्चरलिस्ट जो होते हैं उनको इनकरेज करता है कि वो सेव करें, उनके पास डिपॉजिट करें और आगे चल के लोन चाहे तो उनसे ले सकें, यानी कि उनको लोन जो मिले वो हाई इंटरेस्ट पे ना मिले, सस्ती दरों पे मिल जाए। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तरीके से 3 टियर बैंकिंग स्ट्रक्चर का लोएस्ट यूनिट माना जाता है। बाकी दो कौन से होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो कि स्टेट लेवल पे काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, और प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी विलेज लेवल पे काम करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया नाबार्ड इसको मॉनिटर करता है। नाबार्ड के पास ये ऑटोमेशन की फैसिलिटी होती है। कॉमन बैंकिंग एक सॉफ्टवेयर है नाबार्ड के पास जिसके तहत नाबार्ड जो है वो इसको मॉनिटर करके रखता है। अब मध्य प्रदेश स्पेसिफिक में ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव जो है उन्होंने ये बताया कि 16,452 फेयर प्राइस शॉप जो है
मध्य प्रदेश में वो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू लोन लेके ही खोली गई हैं और वो अच्छा काम कर रही हैं। विच मीन्स ऐसे काइंड ऑफ बैंक जो हैं वो रूरल लेवल पे लोगों के अपलिफ्टमेंट का अच्छा काम करते हैं। 8 नई ऐसी सर्विसेज हैं जिनको पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आपका जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें डाल दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन 8 नई सर्विसेज पे भी आप प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत लोन ले सकते हैं। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिस्टम इसमें डाला गया है कि आप ऑनलाइन मैनर में घर बैठे बैठे अगर आपके क्रेडेंशियल मैच करते हैं तो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SLR दुबे जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं। इन्होंने एक मेडल जीता है। ये मेडल इन्होंने स्टेट लेवल की जो चैंपियनशिप थी उसमें लॉन्ग जंप में जीता। तो SLR दुबे ने कौन सा मेडल लॉन्ग जंप में स्टेट लेवल चैंपियनशिप पे जीता? ऑप्शन हैं सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। स्टेट लेवल चैंपियनशिप आयोजित किसने की थी? तो ये स्टेट मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन मध्य प्रदेश की जो है उन्होंने आयोजित की थी। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ये आयोजित हुई कहाँ पे थी? तो ये हुई थी CISF ग्राउंड भोपाल में। भोपाल में इसका आयोजन हुआ था। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता लॉन टेनिस में। SLR दुबे ने 100 मीटर की रेस में इन्होंने जीता फिर गोल्ड मेडल। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता लॉन्ग जंप में। स्टेट लेवल की गेम्स जो है वो पिछले महीने उज्जैन में कंडक्ट हुई थी फाइनली, जहां पे ये चीज हुई। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि दुबे जो है ये ऑल इंडिया नेशनल लॉन टेनिस में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उसमें सिलेक्ट हो चुके हैं। इसमें 4 प्लेयर्स ओपन कैटेगरी के होंगे, 3 प्लेयर्स आपके जो हैं वो 45 प्लस कैटेगरी के होंगे जो नेशनल कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। नेशनल कंपटीशन हरियाणा में कंडक्ट होता है। दुबे जो है ये रिच हैं वर्सेटैलिटी में और कहा जाता है कि इनकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग है। साल 2018 में भी इन्होंने अपनी मेमोरी पावर को शोकेस किया था क्योंकि उन्होंने सुंदरकांड जो होता है उसको बहुत तेजी से पढ़ दिया था। तो इसलिए कहा जाता है बहुत तेजी से चीजों को मेमोराइज कर लेते हैं। हनुमान चालीसा भी एक ही 1.5 मिनट में लगभग पढ़ देते हैं। शिव तांडव 2 मिनट में पढ़ देते हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि ये काफी ज्यादा मेमोराइज करते हैं चीजों को फास्ट मैनर में। SLR दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65th नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में 65th नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप आपके कौन से राज्य में कंडक्ट हुई? ऑप्शंस हैं केरला, हरियाणा, पंजाब या बिहार। आंसर होगा इसको केरला में आयोजित किया गया था। अब देख लेते हैं MP के कॉन्टेक्स्ट में इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, हर्षित बिंजवा और गोल्डी गुज्जर ये मध्य प्रदेश की स्टेट शूटिंग एकेडमी के लोग हैं जिन्होंने कि इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। और 50 मीटर राइफल सीनियर मैन टीम इवेंट जो थी उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था और ये 65वीं नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में MP को रिप्रेजेंट करने के लिए केरला गए थे। अमित कुमार, और एक चीज और ध्यान रखनी है, इन्होंने 50 मीटर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया है। इस ट्रायो ने गोल्ड मेडल जीता है। तो एक्चुअल में 65th नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप की 50 मीटर राइफल कैटेगरी में गोल्ड मेडल स्टेट कौन सी ने जीत लिया? मध्य प्रदेश स्टेट ने जीत लिया। अमित कुमार, हर्षित बिंजवा, याकूब सिद्दीकी ये अकेडमी के हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन सीनियर मैन सिविलियन टीम इवेंट में। चैंपियनशिप में हर्षित बिंजवा जो है अकेडमी के, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता मैन सिंगल कैटेगरी में। इसके अलावा 65th नेशनल शूटिंग शॉटगन चैंपियनशिप जो है ये आपकी न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुई थी। इसमें अरिजीत सिंह यादव जो है मध्य प्रदेश के स्टेट शूटिंग एकेडमी के, इन्होंने गोल्ड जीता है। अर्जुन ठाकुर ने सिल्वर जीता है। ऋतुराज बुंदेला के द्वारा इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। सीनियर टीम इवेंट में अकेडमी के इसी ट्रायो ने अर्जुन ठाकुर ने, अरिजीत सिंह ने और ऋतुराज बुंदेला ने सिल्वर मेडल जीता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश की पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने अलग अलग मेडल जीते हैं। तो आप इनके नाम ध्यान रखेंगे और इनके कौन से मेडल्स हैं वो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे जल्द ही मध्य प्रदेश में। ये क्यों जारी किए जा रहे हैं? ताकि इंदौर जालूद पंपिंग स्टेशन पे सोलर पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया जा सके। आपको ये बताना है कि कितने मेगावाट का सोलर पावर प्लांट जो है वो इंदौर जालूद पंपिंग स्टेशन में इस ग्रीन बॉन्ड्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा। ऑप्शंस हैं 30 मेगावाट, 70 मेगावाट, 50 मेगावाट या 60 मेगावाट। आंसर होगा 60 मेगावाट का ये आपका सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं एक्चुअल में? इनका मेन पर्पस, ये रेगुलर बॉन्ड्स की तरह ही होते हैं। जैसे आप बॉन्ड जारी करते हैं उसको बाद डिपॉजिट लेते हैं इन्वेस्टर से, वो बॉन्ड उसको देके। तो ग्रीन बॉन्ड में क्या होता है, आप इन्वेस्टर से जो डिपॉजिट ले रहे हैं उस डिपॉजिट को आप यूज कहाँ पे करेंगे? ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन में। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, जो पॉल्यूशन नहीं करेगा, क्लाइमेट चेंज की समस्या को सॉल्व करेगा। ठीक है। भारत में सबसे पहले ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया था? येस बैंक ने। येस बैंक के द्वारा सबसे पहले ग्रीन बॉन्ड जो था वो इंडिया में जारी किया गया था
और म्यूनिसिपैलिटी की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद की म्यूनिसिपैलिटी सबसे पहली थी जिसने ग्रीन बॉन्ड को जारी किया था। और मध्य प्रदेश की म्यूनिसिपैलिटी भी अब इसको जारी कर रही है फॉर द सोलर पावर प्लांट, जो कि इंदौर में लगाया जाएगा और ये 60 मेगावाट की कैपेसिटी का होगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीरज मांडलॉय जो है, इन्होंने कहा कि 250 करोड़ रुपया इस ग्रीन बॉन्ड से फेच किया जाएगा। इसके लिए अप्रूवल किसने दिया है? अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट ने। इसके अलावा म्यूनिसिपल काउंसिल इंदौर के द्वारा भी अप्रूवल दिया गया है, तभी ये ग्रीन बॉन्ड जारी हुए हैं। इस बॉन्ड का जो अमाउंट है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंदौर को ही लौटाना पड़ेगा अगर इन्वेस्टर डिमांड करेंगे तो। गवर्नमेंट जो है उसको कोई भी सेपरेट फाइनेंशियल असिस्टेंस इसके लिए नहीं देगी, विच मीन्स इंदौर के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस बॉन्ड को लौटाना या बॉन्ड के पैसे को वापस करना। इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार कोई भी सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर संजीवनी पॉलीक्लिनिक जो है वो किस जगह पे, किस डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट हुआ? ऑप्शंस हैं उज्जैन में, भोपाल में, इंदौर में या ग्वालियर में। आंसर होगा इसको भोपाल में इनॉग्रेट किया गया। भोपाल के गोविंदपुरा में ये इनॉग्रेट हुआ है। चीफ मिनिस्टर संजीवनी पॉलीक्लिनिक जो है इसको स्टार्ट क्यों किया गया था? ताकि हम लोग सेपरेटिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे ऑर्थोपेडिशियन हो गए, गायनी हो गए, फिर आपके डेंटिस्ट हो गए, पेडियाट्रिक्स वाले डॉक्टर हो गए, इन सब की स्पेशलिस्ट फैसिलिटी जो है वो हम लोगों तक मुहैया करवा सके, खास करके उन जगह पे जहाँ पे रिमोट प्लेसेस में डॉक्टर्स ये बैठ नहीं सकते। ठीक है, उनके लिए पॉलीक्लिनिक खोले गए हैं, रिमोट लोकेशन के लोगों की सुविधा के लिए। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर चौधरी ने कहा 32 मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलीक्लिनिक भोपाल की सिटी में स्टार्ट हुए हैं। यहाँ पे अलग अलग बीमारियों के स्पेशलिस्ट जो हैं वो पॉलीक्लिनिक के थ्रू अपनी लोगों की बीमारियों का समाधान करेंगे। डिफरेंट टेस्ट और मेडिसिन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला कि मध्य प्रदेश जो है वो ऐसा पहला राज्य है हमारे कंट्री का जिसने मेडिकल एजुकेशन की फैसिलिटी स्टूडेंट्स को मदर टंग में मुहैया करवाई है। यानी कि मेडिकल एजुकेशन या एमबीबीएस कह लीजिए, वो कोर्सेज अब हिंदी में भी अवेलेबल हैं इन द मध्य प्रदेश। और पॉलीक्लिनिक्स जो है वो बेसिकली रिमोट लोकेशंस में कह लीजिए या फिर मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए कह लीजिए वरदान की तरह होंगे, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास फ्री ऑफ कॉस्ट जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और मेडिसिन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची के बारे में। सांची में आप जानते हैं स्तूप है बुद्धिज्म से रिलेटेड। सांची इज अ वेरी फेमस सिटी अगर हम आर्कियोलॉजिकल या कल्चरल सिग्निफिकेंस से देखते हैं। सांची में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको सोलर एनर्जी से जनरेट किया जाएगा। आपको बताना है कितने मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी सांची से सोलर एनर्जी से जनरेट की जाएगी। ऑप्शन है 6.5 मेगावाट, 8.9 मेगावाट, 7.3 मेगावाट या फिर 3.4 मेगावाट। आंसर होगा 7.3 मेगावाट की एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी होगी सांची में जो जनरेट की जाएगी। सोलर एनर्जी पे हम इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि सोलर एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ क्लीन एनर्जी। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे वर्ल्ड में 5th नंबर पे आता है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पंचामृत का एक टारगेट सेट किया था। उस पंचामृत के टारगेट में इन्होंने ये भी बोला था, इसी टारगेट में इन्होंने बोला था कि हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल की जो कैपेसिटी है उसका इंस्टॉलेशन हमारे कंट्री में इंक्रीज कर देंगे बाय द ईयर 2030। इस टारगेट को मीट करने के लिए हमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जीज हैं उन पे फोकस करना होगा। तो इसीलिए सोलर एनर्जी का प्रमोशन स्टेट लेवल पे भी अलग अलग जगह पे किया जा रहा है। इंडिया ने ऑलरेडी नेशनल सोलर मिशन अपना साल 2008 में लॉन्च कर दिया था, जो कि सोलर एनर्जी के इंस्टॉलेशन के लिए इंसेंटिव्स देता है। इसके अलावा इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी एक हिस्सा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस साल 2014 या 15 में इंडिया और फ्रांस के द्वारा स्टार्ट किया गया एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव था जो कि पेरिस में लॉन्च हुआ था। और पहले ये था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज हैं वही केवल इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा हो सकते थे। लेकिन अब ये है कि आप चाहें तो इस आउट ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के कंट्रीज में इसके पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ये प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। इसके तहत हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉमन ग्रिड बना रहे हैं जो कि सोलर एनर्जी के अलग अलग कंट्री में सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस की हुई है उसको दूसरे कंट्री तक, दूसरी जगहों तक ग्रिड के थ्रू पहुंचा सके। इससे पूरे वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी का कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा और जो कोल बेस्ड थर्मल एनर्जी है जो कि एनवायरमेंट को भी हार्म कर रही है, ग्रीन गैस को बढ़ा रही है, उसको हम थाम पाएंगे। सांची एक छोटा सा टाउन है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। ये वर्ल्ड फेमस है स्तूपास के लिए, जैसा मैंने आपको बताया। बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट भी है। इसको कंट्री की फर्स्ट सोलर सिटी जल्द ही माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा।
सांची 7.3 मेगावाट जनरेट करेगा फ्रॉम द सोलर एनर्जी। ग्रीन एनर्जी को सांची में प्रमोट करने के लिए, लोगों को सोलर रूफटॉप प्रमोट करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंप लगाए जा रहे हैं। सोलर रूफटॉप मतलब अपनी छत पे ही सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। सो बेनिफिट क्या होगा सोलर रूफटॉप का? इसमें आप सोलर पैनल अपनी छत पे लगाएंगे, ओपन स्पेस होता है वैसे भी छत, तो उसको यूज कर सकते हैं आप, और इलेक्ट्रिसिटी के आपके खर्चे बचेंगे, क्योंकि जो आपने सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस की एनर्जी उसी को आप घर में यूज कर लेंगे। सोलर पैनल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी 25 साल तक के लिए देता है। इसका इंस्टॉलेशन का कॉस्ट जो है बेसिकली वो 4 से 5 साल में ही खत्म हो जाता है। इसके बाद पूरा बेनिफिट इलेक्ट्रिसिटी का आपको लगातार 20 साल मिलता रहेगा। इसके अलावा ये कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करेगा, एनवायरनमेंट को बेनिफिट करेगा। सोलर पैनल जो 1 किलोवाट की कैपेसिटी का होता है, उसको 100 स्क्वायर फीट का स्पेस जो है वो चाहिए होता है। 40% सब्सिडी जो है सोलर प्लांट पे सरकार के द्वारा दी जाती है। अगर 3 किलोवाट तक का आप सोलर पैनल लगा रहे हैं, 20% सब्सिडी दी जाती है अगर आप 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा रहे हैं। जो कॉस्ट होती है सोलर प्लांट के इंस्टॉलेशन की वो वेरी करती है, जैसे कि 20% सब्सिडी होती है कहीं पे अगर कॉमन फैसिलिटी के कनेक्शन है, और ये कनेक्शन 500 किलोवाट तक के होने चाहिए। मतलब अगर बहुत सारे घर मिलकर आपस में सोलर पैनल लगा रहे हैं तो सब्सिडी 20% के आसपास रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। इसके तहत प्रोजेक्ट सामग्र जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। आपको ये बताना है कि प्रोजेक्ट सामग्र जो है ये राज्य में किस चीज को एलिमिनेट करने के लिए चलाया जा रहा है। ऑप्शंस हैं, क्या ये चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करेगा, मैल न्यूट्रिशन को एलिमिनेट करेगा, विमेन रिलेटेड क्राइम्स को एलिमिनेट करेगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ये मैल न्यूट्रिशन की जो समस्या है उसको एलिमिनेट करेगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अशोक शाह जो है उन्होंने कहा कि मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट सामग्री का न्यूट्रिशन लेवल जो है बच्चों का उसको इम्प्रूव करना, उनकी लर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, और वुमेन के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है उनको एम्पावर करना, उनकी इनकम को इंक्रीज करना। तो प्रोजेक्ट सामग्री जो है पर्टिकुलरली वो बच्चों के लिए अच्छे न्यूट्रिशन को लेके आने की डिमांड कर रहा है। अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन प्रोजेक्ट सामग्री जो है उसके साथ आंगनवाड़ी वर्कर मिलकर काम करेंगी, हेल्थ वर्कर मिलकर काम करेंगी, और बच्चों को जो कि 6 साल तक के होते हैं उनको हॉट मील जो कि न्यूट्रिशियस भी होगा उसको सर्व करेंगी, और घर पे भी उनको ये केयर दी जाएगी ताकि बच्चे बीमार ना पड़े और मैल न्यूट्रिशन की जो समस्या है वो बच्चों में पूरे तरीके से खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कूनो सेंचुरी के बारे में। नेशनल कूनो सेंचुरी आपकी श्योपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। आपको ये बताना है कि नेशनल कूनो सेंचुरी जो कि ऑलरेडी न्यूज में है, क्योंकि यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क में साउथ अफ्रीका से चीताज जो है उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है या ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। तो आप बताएंगे कि नेशनल कूनो सेंचुरी में कितने चीताज साउथ अफ्रीका से लाके प्लेस किए जाएंगे। ऑप्शंस हैं 10, 11, 12 या 14। आंसर होगा 12 चीता साउथ अफ्रीका से यहाँ पे लेके आ जाएंगे, क्योंकि नेशनल कूनो सेंचुरी या कह लीजिए कूनो नेशनल पार्क के जो हैबिटेशन की कंडीशंस हैं दैट आर वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द चीतास। इनको बहुत खुला स्पेस चाहिए होता है, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं ट्रॉपिकल डेसिडस काइंड ऑफ फॉरेस्ट होना चाहिए, जहाँ पे इनके प्रे या फिर शिकार जो है वो भी अवेलेबल हो। 8 नए इनक्लोजर जो हैं वो अभी तक बनाए जा चुके हैं नए चीतास के लिए इस पार्क में। चीतास जो है वो साउथ अफ्रीका से और नामीबिया जो कि आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ही कंट्री है वहां से यहाँ पे लाए जाएंगे। प्रेपरेशंस ऑलरेडी किया जा चुका है कि किस तरीके से जब वो चीताज आएंगे तो पहले उनको क्वारंटीन किया जाएगा ताकि वो यहाँ की कंडीशन से एक तरीके से अडेप्ट कर जाएं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है साउथ अफ्रीका के साथ ताकि जल्द ही यहाँ पे प्लेसिंग चीता का हो सके। 8 चीता नामीबिया से इंडिया में आ चुके हैं, 12 चीता जो है साउथ अफ्रीका से वो जल्द ही आएंगे। कूनो नेशनल पार्क की बात करें तो इसको मध्य प्रदेश में 1981 में एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैब्लिश किया गया था। इसको बाद में नेशनल पार्क का स्टेटस मिला है, साल 2018 में ये नेशनल पार्क बना है। जो बेसिकली इसका नाम जो है वो कूनो रिवर के ऊपर है। कूनो नेशनल पार्क इज ऑन द नेम ऑफ कूनो रिवर। ये एक मेजर ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की। चंबल रिवर इन रिटर्न किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की, और यमुना गंगा की। रिवर जो है बेसिकली वो एंटायर लेंथ, पूरी रिवर की लेंथ जो है वो इस कूनो नेशनल पार्क से गुजरती है, इसको बाइसेक्ट कर देती है, विभाजित कर देती है पार्क को। ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा चुना गया पार्क है जहाँ पे एप्रोप्रिएट हैबिटेट कंडीशन है इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज के लिए, और इसको एप्रोप्रिएट साइट माना जा रहा है एशियाटिक लॉयन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए भी। आपको पता होगा कि आज के टाइम पे एशियाटिक लॉयन का जो नेटिव हैबिटेट है वो केवल गुजरात में गिर सेंचुरी में है, लेकिन अगर वो वहां पे ही रह जाएंगे केवल तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो एक्सटिंक्ट हो जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि कूना नेशनल पार्क जो है वो एक एप्रोप्रिएट लोकेशन साबित हो सकता है कि वहां पे हम एशियाटिक लॉयन को भी आगे चल के री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये सेकेंड लॉयन पॉपुलेशन वाला
प्लेस बन जाएगा इंडिया का अगर यहाँ पे एशियाटिक लॉयन आ गए। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंतर्गत चीताज और एशियाटिक अफ्रीकन चीता लिख दीजिए इसको, अफ्रीकन चीता और एशियाटिक लॉयन, इन दोनों का स्टेटस क्या है, क्या ये इंडेंजर्ड हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं या वल्नरेबल हैं, या जो भी, ठीक है, अफ्रीकन चीता और एशियाटिक लॉयन। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अफ्रीकन चीता ही है हमारे पास, क्योंकि एशियाटिक चीता जो कि इंडिया में पाया जाता था दैट गॉट एक्सटिंक्ट, और ये 1960s में ही एक्सटिंक्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्कूल एजुकेशन, इनके द्वारा एक नया एडिशन अनुगुंज का जो है उसको इनॉग्रेट किया गया। ये अनुगुंज का एडिशन जो है ये इन्होंने गवर्नमेंट सुभाष उत्तम विद्यालय भोपाल में आयोजित किया या इनॉग्रेट किया। आपको बताना है इन्होंने कौन से नंबर का एडिशन अनुगुंज का जो था उसको इनॉग्रेट किया था। ऑप्शंस हैं 3rd एडिशन, 4th एडिशन, 5th एडिशन या फिर 6th एडिशन। आंसर होगा इन्होंने 4th एडिशन अनुगुंज का इनॉग्रेट किया था एट द गवर्नमेंट सुभाष उत्तम विद्यालय भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ मिलकर एक कल्चरल एक्सचेंज का प्रोग्राम आयोजित किया अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन जो है इसमें हम इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट कर रहे हैं। डिफरेंट स्टेट्स आपस में मिलके ग्रुप बना के कल्चरल एक्सचेंज करते हैं, ट्रेडिशंस को समझते हैं एक दूसरे के। इसमें मध्य प्रदेश ने किसके साथ ग्रुपिंग करी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ, जिसमें आपका एक स्टेट है मणिपुर। आपको दूसरा स्टेट बताना है जो इस ग्रुप का हिस्सा है। ऑप्शंस हैं असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय। आंसर होगा सेकेंड स्टेट नागालैंड, विच मीन्स मणिपुर, नागालैंड और मध्य प्रदेश ये तीनों का ग्रुप बना है अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम फॉर द कल्चरल एक्सचेंज। अनुगुंज एक इनोवेटिव प्रोग्राम है, इसका फुल फॉर्म है आर्ट एंड रिच एजुकेशन। इसमें हम लोग स्टेम की एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं विच मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथमेटिक्स। मध्य प्रदेश के स्कूल डिपार्टमेंट इसके लिए काम कर रहे हैं और ये प्रोग्राम डिफरेंट डिवीजन में आयोजित हो रहा है। कुछ अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे दी गई हैं। अनुगुंज जो है इसको 3 मेन सेक्शन जो है उसमें एडिट किया गया है, एक है रंगकार, एक है धनक, एक है सृजन। अनुगुंज बेसिकली स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो आर्ट्स के साथ एंथुसियाज्म के साथ कनेक्ट हो सके, यानी कि आर्ट्स की एजुकेशन को भी एक इनोवेटिव लेवल पे लेके जाना। मध्य प्रदेश ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ मणिपुर और नागालैंड के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम का हिस्सा भी बनने का डिसीजन लिया है, जिसमें दोनों जो तीनों स्टेट्स कह लीजिए एक दूसरे के कल्चर को, आर्ट्स को, स्टाइल को समझेंगे। और इस सीक्वेंस में कल्चरल ग्लिम्स जो होंगे एक दूसरे की स्टेट के वो अनुगुंज 2022 के प्रोग्राम में दिखाए भी जाएंगे। ठीक है, तो अनुगुंज आर्ट्स को प्रमोट कर रहा है एजुकेशन के सेक्टर में विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन के बारे में। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन आपका न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था। आपको बताना है इसमें 4 गोल्ड मेडल्स जो है वो किसके द्वारा जीते गए। ऑप्शंस हैं मुस्कान शेख, नंदिनी शेख, पूनम शेख या मालिनी शेख। आंसर होगा मुस्कान शेख ने, जो कि मध्य प्रदेश से हैं, इन्होंने 4 गोल्ड मेडल इस सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप या कॉम्पिटिशन में जीते। मुस्कान शेख मध्य प्रदेश में कहाँ की हैं, ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से हैं। ठीक है, और इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। इन्होंने 104 kg कैटेगरी में जीता है, 57.5 kg कैटेगरी में, 102 kg की कैटेगरी में भी जीती हैं। इसके अलावा इन्होंने स्टेज हैंडबॉल कंपटीशन में 2016 में सबसे पहली बार पार्टिसिपेट किया था। फिर 2017, 18 और 19 में काफी बार नेशनल्स खेल चुकी हैं। इनके जो फादर हैं वो स्पोर्ट्स से बिलोंग नहीं करते, बल्कि वो पोल्ट्री फार्म का एक बिजनेस चलाते हैं, लेकिन शी इज वेरी डेडिकेटेड टू द स्पोर्ट्स और इन्होंने इंडिया के लिए प्राइड मूवमेंट जो है वो दर्ज किया। सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।